एक चिंगारी जो पूरे महाद्वीप में आग लगा दे। फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ एक घटना नहीं थी, नहीं, ये 1789 से 1799 तक पूरे 10 साल तक चला एक ऐसा बवंडर था जिसने न सिर्फ फ्रांस की बुनियाद हिला दी बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास का रुख मोड़कर रख दिया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? एक राजा के राज से एक सम्राट के उदय तक का सफर, ये कैसे तय हुआ? चलिए इस पूरी उलझी हुई कहानी को 5 सिंपल हिस्सों में समझते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा धमाका होने से पहले उसके लिए जमीन तैयार होती है ना? एक बारूद का ढेर होता है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि क्रांति से पहले का फ्रांस कैसा था। एक ऐसा सिस्टम जो फटने की कगार पर था, जिसे ओल्ड रेजिम कहते हैं। और ये जो बारूद का ढेर था ना, इसकी जड़ें कहीं और नहीं बल्कि फ्रेंच सोसाइटी के स्ट्रक्चर में ही थीं। एक ऐसा सिस्टम जो कह सकते हैं पूरी तरह से भेदभाव और नाबराबरी पर खड़ा था। ऐसा समझिए कि पूरा समाज 3 हिस्सों में या एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहले 2 एस्टेट्स, पादरी और रईस लोग। इनके पास सारी जमीन, सारी पावर और मजे की बात 0 टैक्स। और फिर आता था तीसरा एस्टेट, यानी बाकी सब, आम लोग। देश की 97% आबादी और सारा का सारा टैक्स का बोझ इन्हीं के कंधों पर था। अब ये नाइंसाफी शायद काफी नहीं थी। ऊपर से राजा लुइस 16वें उनकी फिजूल खर्ची ने देश को कंगाल कर दिया था। फ्रांस बिल्कुल दिवालिया होने वाला था और राजा साहब उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो सोचिए, एक तरफ नाइंसाफी, दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा और तीसरी तरफ खाली खजाना। बस इस एक्सप्लोसिव मिक्स को एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी लगी 1789 में। और इसके बाद तो चीजें इतनी तेजी से बदली ना कि किसी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। देखते ही देखते बात पॉलिटिकल डिबेट से निकलकर सीधे सड़कों पर खुले विद्रोह तक पहुंच गई। ये जो टेनिस कोर्ट की शपथ थी, ये सिर्फ एक कसम नहीं थी, ये सीधा सीधा राजा के खिलाफ ऐलाने जंग था। आम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साफ साफ कह दिया कि अब असली पावर उनके हाथ में है और जब तक एक नया संविधान नहीं बन जाता वो हिलने वाले नहीं हैं। लेकिन क्रांति की असली आग वो भड़की बैस्टिल के किले पर हुए हमले से। देखिए, बैस्टिल सिर्फ एक जेल नहीं थी, वो राजा के जुल्म का, उसकी ताकत का सिंबल था। और जब वो गिरा तो ये मैसेज साफ था कि अब राजा का राज खत्म होने वाला है। आग तो लग चुकी थी, पर अब ये ऐसी आग थी जो सब कुछ जला के राख कर देने वाली थी, बेकाबू हो चुकी थी। यहां से फ्रांस ने एक ऐसी दिशा पकड़ी, एक ऐसा रैडिकल मोड़ लिया जिसने उसे इतिहास के सबसे खूनी दौर में लाकर खड़ा कर दिया। सबसे पहला और बड़ा कदम सदियों से चली आ रही मोनार्की यानी राजशाही को जड़ से उखाड़ फेंका गया। फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, जिसका मतलब साफ था, अब देश राजा नहीं बल्कि जनता के चुने हुए लोग चलाएंगे। और फिर वो हुआ जिसने यूरोप के सभी राजाओं की नींद उड़ा दी। किंग लुई 16वें को पब्लिक के सामने गिलोटीन से सजाए मौत दी गई। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। और यहीं पे इस क्रांति का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो आज़ादी, बराबरी और इंसाफ की बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं, और दूसरी तरफ शुरू हुआ खून खराबे का एक नया और ज्यादा भयानक दौर। पावर अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे जैसे रैडिकल नेताओं के हाथ में आ गई थी। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था, अगर क्रांति को बचाना है तो उसके दुश्मनों में आतंक यानी टेरर फैलाना जरूरी है। और इसी के साथ शुरू हुआ रेन ऑफ टेरर या आतंक का शासन। और इस आतंक का चेहरा, उसका सिंबल बना गिलोटिन। ये मशीन आतंक का दूसरा नाम बन गई। क्वीन मैरी एंटोनेट से लेकर हजारों आम लोगों तक जिस पर भी जरा सा शक हुआ कि वो क्रांति का दुश्मन है, उसका सर कलम कर दिया गया। लेकिन आतंक का दौर हमेशा नहीं चल सकता था। जब वो खत्म हुआ तो फ्रांस में एक अजीब सा खालीपन, एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया, और इस खाली जगह को भरने के लिए एक शख्स तैयार बैठा था। आयरनी देखिए, रोबेस्पियरे को भी उसी गिलोटिन से मारा गया जिसे उसने शुरू किया था। उसके बाद डायरेक्टरी नाम की एक सरकार बनी, पर वो इतनी कमजोर और करप्ट थी कि उससे देश संभल ही नहीं रहा था, पूरी तरह केओस था। और इसी केओस के बीच एक यंग एम्बिशियस जनरल अपने मौके का इंतजार कर रहा था। और वो जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में उसने मिलिट्री कू किया, पावर अपने हाथ में ली और ऑफिशियली फ्रेंच रेवोल्यूशन को खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस राजशाही को खत्म करने के लिए इतना खून बहा, इतनी जानें गईं, ठीक 5 साल बाद
नेपोलियन ने खुद को उसी फ्रांस का सम्राट, एम्परर, घोषित कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि 10 साल की इस उथल-पुथल, इस खून खराबे के बाद जब अंत एक सम्राट पर ही आकर हुआ, तो इस पूरी क्रांति का फायदा क्या हुआ? इसका लास्टिंग इम्पैक्ट क्या था? क्या सब बेकार क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने खूनी इतिहास के बावजूद इस क्रांति ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये आइडिया कि सरकार जनता के लिए होती है, कि अधिकार जन्म से मिलते हैं, कोई देता नहीं, और ये कि एक देश की पहचान उसके राजा से नहीं, उसके लोगों से होती है, ये सारी बातें इसी क्रांति की देन है। और इस पूरी क्रांति का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इन 3 शब्दों में है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 3 शब्द आज भी दुनिया के कोने-कोने में आज़ादी के लिए लड़ने वालों को हिम्मत देते हैं। और यही बात हमें फ्रांसीसी क्रांति के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर कैसे लोगों के अधिकारों के लिए शुरू हुई एक क्रांति आखिर में एक ऑल पावरफुल सम्राट के लिए रास्ता बना देती है? ये सवाल आज़ादी और अनुशासन के बीच के उस नाजुक रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।